हाँ साथियों, नमस्कार। आज हम फिर बात करते हैं उपसय संयोजन यौगिकों की। इसमें आपने पिछले भाग में देखा था कि उपसय संयोजन यौगिक क्या कहलाते हैं, और बर्नर ने उपसय संयुक्ता के लिए कौन सा सिद्धांत दिया। बर्नर ने बताया कि उपसय संयोजन यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें दो प्रकार की संयुक्ताएं होती हैं। एक तो प्राथमिक संयुक्ता होती है जो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, और दूसरी द्वितीयक संयुक्ता होती है जो ऋणायन या उदासीन अणुओं के द्वारा भी संतुष्ट हो जाती है, और ये उपसय संयुक्ता कहलाती है। अब आइए बात करते हैं हम द्विक लवण और संकुल में अंतर। ये द्विलवण होते हैं या संकुल लवण होते हैं, ये जो दोनों ही लवण ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों के रस समीकरण मिति अनुपात में संगठित होने से बनते हैं। लेकिन इन दोनों में एक जो मूल अंतर होता है वो ये है कि जो द्विलवण होता है वो जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाता है, जबकि जो संकुल लवण है उसमें जो संकुल आयन है वियोजित नहीं होता है, उसमें केवल प्राथमिक संयुक्ता से जुड़े आयन ही वियोजित होते हैं। यानी उसमें एक जो संकुल आयन होता है, जो कोऑर्डिनेशन यानी सहसंयुक्ता द्वारा जुड़े हुए आयन होते हैं या जो लिगेंड्स होते हैं, वो जल में आयनित नहीं होते हैं। इनमें मूलभूत अंतर यही है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, जैसे मुहर लवण है या कार्निलाइट है, फिटकरी है, इसको जैसे ही जल में घोलते हैं तो हमें इसमें सारे के सारे आयनों का परीक्षण प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आपने फिटकरी को जल में घोला तो उसमें हमें पोटेशियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन भी मिलेगा, एल्युमिनियम आयन भी मिलेगा। इस तरह से ये सारे के सारे आयन जल में मिलेंगी। क्या आप मुहर लवण को यदि जल में घोलेंगे तो उसमें आयरन के भी मिलेंगे, आपको सल्फेट भी मिलेगा, अमोनियम आयन भी मिलेगा। तो द्विक लवण में तो ये सारे के सारे लवण मतलब सारे के सारे आयन जल में उपस्थित होते हैं। किंतु यदि हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी हेक्सासाइनोफेरेट लवण को देखें तो इसमें केवल आपको पोटेशियम लवण और साइनोफेरेट लवण मिलेगा, हेक्सासाइनोफेरेट लवण ही मिलेगा। इसमें आपको साइनाइड के परीक्षण नहीं मिलेगा, साइनाइड का परीक्षण ये नहीं देगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो यौगिक हैं पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, और इनके जो संकुल वाला क्षेत्र है वो केवल एक आयन के रूप में प्रकट होता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पारिभाषिक पदों की जो उपसय संयोजन रसायन में काम आने वाले हैं। इनको हम एक एक करके चर्चा करते हैं इन पे। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, इनको केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन भी कहा जा सकता है। ये उपसय संयोजन क्षेत्र या उपसय संयोजन एंटिटी या उपसय संयोजन सत्ता के में जो धातु परमाणु या आयन होता है, जो निश्चित संख्या में अन्य परमाणु अणु या आयनों से घिरा रहता है, उनसे एक निश्चित ज्यामिति में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। इनके पास समान ऊर्जा के
निश्चित संख्या में रिक्त कक्षक होना चाहिए। जैसे K4 Fe6 है, तो इसमें जो Fe है वो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके पास d ऑर्बिटल जो रिक्त होते हैं, जिनकी ऊर्जा समान होती है, उपलब्ध रहते हैं। उन d ऑर्बिटल्स में जो साइनो समूह है यानी Cn समूह है, ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर के उससे उपसर्ग संयोजन करता है, यानी उससे जो उपसर्ग संयुग बंध बनाता है। तो इस तरह से जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, ऐसा परमाणु है जिसपे लिगेंड जुड़े रहते हैं। इसके पास क्या आवश्यकता है? इसके पास रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। दूसरा शब्द आता है उपसर्ग संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। एंटिटी मतलब होता है इकाई, यानी कोई चीज उपस्थित हो तो उसको एंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग संयोजन सत्ता का मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु और उसके साथ निश्चित संख्या में जुड़े अणु या परमाणु, ये मिलकर के उपसर्ग संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। और इसे हम एक बड़े कोष्ठक में यानी गुरु कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप K4 Fe6 का एग्जाम्पल लें, तो इसमें जो Fe6 है जो बड़े कोष्ठक में लिखा गया है, इसे हम उपसर्ग संयोजन सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। अब आती है बात लिगेंड की। लिगेंड यानी संलग्नी। तो ये उपसर्ग संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु से परिबद्ध अणु, परमाणु या आयन लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड ऐसे परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। उसमें एक या एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं, उसको हम लिगेंड कहते हैं। और इनमें एक बात और ध्यान रखने की है कि इन दाता परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, साथ में उनका अष्टक भी पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लिगेंड हैं वो उपसर्ग संयुक्ता द्वारा ही केंद्रीय परमाणु से जुड़ते हैं, यानी वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उनका स्वयं का होता है। धातु परमाणु से वो कोई इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करते हैं। कक्षा 11वीं में आपने संयुक्ता के प्रकार पढ़े होंगे। तो जो तीसरी प्रकार की संयुक्ता होती है उपसर्ग संयुक्ता, जिसमें केवल एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे वो लिगेंड में उपस्थित वही दाता परमाणु ऐसा काम करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसका अष्टक भी पूर्ण होता है और अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। इनको हम लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। ये लिगेंड या संलग्नी आपके उदासीन अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और धन आयन भी हो सकते हैं। धन आयन कम मात्रा में कम होते हैं। ये लिगेंड दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इनको अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे जिनके पास एक दाता परमाणु होता है, यानी वह लिगेंड जो धातु परमाणु से एक दाता परमाणु द्वारा संबद्ध या परिबद्ध होता है, उस लिगेंड को हम एक दंतुर यानी यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे क्लोराइड आयन है, H2O है, NH3 है। इनके पास आप देखें तो जो क्लोराइड आयन है, देखिए इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हैं। इसमें ये अपना एक लोन पेयर उसको दे देता है केंद्रीय धातु परमाणु को और ये जुड़ जाता है। तो जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है वो एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। इसी तरह से जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं वो द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। दो दाता परमाणु से केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे एथिलीन डाइमीन, एथेन 1,2 डाइमीन है। इसमें आप देखें एथेन 1,2 डाइमीन का इस तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा।
इसमें जो दोनों नाइट्रोजन परमाणु हैं, दोनों के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन वृद्धि करके उससे जुड़ जाते हैं। इस तरह से जो ऑक्जिलेट आयन है, इसके पास भी ये दो दाता परमाणु होते हैं ऑक्सीजन। इस तरह से ये द्विदंतो लिगेंड कहलाता है। यदि किसी लिगेंड में दो से अधिक दाता परमाणु हैं तो उसे हम बहुदंतो लिगेंड कहते हैं। एक महत्वपूर्ण लिगेंड है EDTA, इसमें 4 आवेश होता है। इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन। एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन। यहाँ पर इसकी संरचना आप देख सकते हैं। आप जो CH2 यानी एथिलीन है, CH2 मतलब डबल बॉन्ड है। अगर इसका एक सिंगल बॉन्ड तोड़ के अपन ने इसमें 2 एमीन जुड़े हैं, NH2 जोड़ दिए। अब NH2 का H हटके इसमें एक एसीटेट आयन यहाँ जुड़ गया, एक एसीटेट आयन यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया। इस तरह से कुल 4 एसीटेट आयन इसमें जुड़ गए। देखिए ये क्या बना था। पहले आपने बोला नाम एथिलीन, मान लीजिए इस तरह का होता है एथिलीन। अब इसमें से हमने एक बॉन्ड हटाया तो क्या होगा, एक संयुक्ता इसकी खाली हो जाएगी, एक एक संयुक्ता दोनों की खाली हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 संयुक्ता खाली हो गई अब इसकी। तो 2 में तो इसके हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, जबकि एक संयुक्ता खाली होती है। इसमें एक एक एमीन समूह जुड़ गया। एमीन समूह में 2 हाइड्रोजन होते इधर। एथिलीन डाइमीन हो गया। अब इसका हाइड्रोजन हट जाए और इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ गया, CH2COO एसीटेट समूह इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 4 एसीटेट जुड़ जाएंगे तो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये बन गया आपका एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए नाइट्रोजन के पास, दोनों नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए, चारों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए, इस तरह से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 दाता परमाणु इसके पास हैं। इसलिए ये षड्दंतो लिगेंड कहलाता है। अब हमने सीधा षड्दंतुर कह दिया। इसके बाद इसमें त्रिदंतुर भी हो सकते हैं, चतुर्दंतुर भी हो सकते हैं, पंचदंतुर भी हो सकते हैं, षड्दंतुर भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हम आपको बाद में बताएंगे, पूरी आपको टेबल शेयर करेंगे। आप बिल्कुल इस यहाँ पे एक बात को ध्यान रखें कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से हमेशा उपसर्ग संयुग्म बंध द्वारा ही जुड़े रहते हैं। भले ही आयन हो या अणु हो, ये जुड़ते केवल उपसर्ग संयुक्ता से ही है। अब बात करते हैं कीलेट लिगेंड की। जब कोई द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड 2 या अधिक दाता परमाणुओं से एक साथ एक ही धातु आयन से जुड़ता है तो वह कीलेट लिगेंड कहलाता है। क्या शर्त है इसमें, कम से कम द्विदंतुर हो और कम से कम 2 दाता परमाणु से ये एक ही धातु परमाणु द्वारा जुड़ा हो। तो उससे क्या बनेगा, एक वलय संरचना बन जाएगी ये। तो इसी वलय संरचना को ही हम क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। और ऐसे लिगेंड जो कीलेट बनाते हैं वो कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। यानी जब कोई द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं से एक साथ एक ही धातु आयन से जुड़ता है तो वह कीलेट लिगेंड कहलाता है। और बनने वाला जो संकुल है उसमें वलय बनता है और इसको हम संकुल को कीलेट संकुल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कॉपर एथिलीन डाइमीन, कॉपर डाई एथिलीन डाइमीन यानी CN2। यहाँ पे आपको देखिए 2 वलय दिख रहे हैं। एथिलीन डाइमीन के में 2 दाता परमाणु हैं, द्विदंतुर लिगेंड है जी। एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन कॉपर से उपसर्ग संयुक्ता से जुड़े हैं। और दूसरे एथिलीन डाइमीन के भी दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं।
इस तरह से ये दो वलय बन रहे हैं और ये वलय बनना ही, ये माने वलय संरचना जो होती है ये कीलेट कहलाती है, ये कीलेट लिगेंड कहलाएगा। अब बात करते हैं उभयदंतो लिगेंड की, एम्बीडेंटेट लिगेंड। उभयदंतो, उभय माने होता है दोनों ओर से। जब लिगेंड में दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और उनमें से कोई भी एक परमाणु उस संयोजन में भाग लेता है, यानी एक समय में केवल एक परमाणु ही केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है, यानी जुड़ तो दोनों सकते हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही जुड़ता है, तो ऐसे लिगेंड को हम उभयदंतो लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम अब देख सकते हैं, नाइट्रो समूह दिया है आपको। जब ये NO2 जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तो नाइट्रो कहलाता है। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, ये इधर डबल बॉन्ड है। तो जब ये नाइट्रोजन से जुड़ता है, यानी यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु से नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ता है तो नाइट्रो कहलाता है। और जब ये ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ता है तो नाइट्राइटो, नाइट्रेटो कहलाता है। इनके नाम में अंतर आ जाता है, नाइट्रोजन से जुड़ा तो नाइट्रो कहलाएगा और ऑक्सीजन से जुड़ा तो नाइट्राइटो या नाइट्रेटो कहलाएगा। इसी तरह से HCN और NCS है, तो ये यदि सल्फर से जुड़ा रहा है तो थायोसाइनाइडो कहलाएगा, और यदि नाइट्रोजन से जुड़ा है तो आइसोथायोसाइनाइडो कहलाएगा। साइनाइड में भी यही है, CN से जुड़ेगा तो साइनाइडो, माने C से जुड़ेगा तो साइनाइडो, N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइडो कहलाएगा। इस तरह से जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, जो बहुदंतो, वो जो दाता परमाणु में दो होते हैं लेकिन जुड़ता केवल एक से ही है, माने एक समय में एक से जुड़ता है, और ये दोनों से जुड़ सकता है, कभी एक से जुड़ता कभी दूसरे से जुड़ता। अब और एक दो परिभाषाएं देख ले अपन। उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। संकुल में धातु आयन की जो उपसंयोजन संख्या है वह उससे संबंधित लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। माने जो लिगेंड के कितने दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़े हैं, वो संख्या उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अब लिगेंड चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो। यहाँ पे यदि हम K4 Fe6 को देखें, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, इससे 6 साइनाइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 6 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी उपसर्जन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। द्विदंतो लिगेंड है एथिलीन डायमीन, इसके 3 लिगेंड इसमें जुड़े हुए हैं कोबाल्ट से, क्योंकि एक में 2 हैं, इस तरह से जुड़े हैं, 2 नाइट्रोजन से जी जुड़ा, 2 से जी जुड़ा, 2 से जी जुड़ा, यानी कुल 6 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो समन्वय संख्या है ये भी 6 होगी। यदि NiCO4 है तो इसमें कार्बन जुड़ा होता है निकल से, तो इसमें 4 जुड़े हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से जितने दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े हुए हैं वो उसकी उपसर्जन संख्या हो गई। अब बात करें समन्वय मंडल की, कोऑर्डिनेशन फील्ड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। केंद्रीय धातु परमाणु और उससे उपसंयोजन द्वारा जुड़े लिगेंड को बड़े कोष्ठक में रखते हैं, गुरु कोष्ठक भी कहते हैं इसको, जो स्क्वायर ब्रैकेट भी कहलाता है। तो जो इस स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक में या गुरु कोष्ठक में जो चीज़ें लिखी जाती हैं इसी को ही हम समन्वय मंडल कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उससे जुड़े लिगेंड होते हैं। अब बात करें प्रति आयन की। प्रति आयन वे ऐसे आयन होते हैं जो समन्वय मंडल के बाहर जुड़े होते हैं, यानी जो प्राथमिक संयोजकता यानी आयनन द्वारा जुड़े होते हैं उनको हम काउंटर आयन या प्रति आयन कहते हैं। जैसे K4 Fe6 में जो K4 आयन है यानी K+, के 4 आयन हैं, ये काउंटर आयन कहलाते हैं। यदि हम इसको देखें CONH3, तो इसमें Cl जो बाहर है ये तो काउंटर आयन कहलाएगा, और जो बाकी अंदर जो है, अंदर का जो पूरा समन्वय क्षेत्र कहलाएगा। इसका जो क्लोरीन है, इसके अंदर के क्लोरीन है काउंटर आयन में नहीं गिने जाएंगे। काउंटर आयन केवल कौन होंगे,
जो बाहर हैं, जो आयनित होते हैं, केवल यही आयनित होगा, ये आयनित नहीं होगा। तो जो बाहर है, बाहर लगे हैं, जो जली विलयन में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, वही काउंटर आयन या प्रति आयन कहलाते हैं। अब बात करेंगे समन्वय बहुफलक यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है वो केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंड की त्रिविमीय व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। ये मुख्य रूप से अष्टफलकी, चतुष्फलकी और वर्ग समतली होते हैं। ये पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी और त्रिकोणीय पिरामिडी भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के ही होते हैं। ज़्यादातर ये होते हैं 3, अष्टफलकी, चतुष्फलकी और वर्ग समतली। बाकी कुछ त्रिकोणीय पिरामिडी और वर्ग पिरामिडी भी होते हैं। इनकी संरचना प्रत्यक्ष से आप मॉडल द्वारा देखेंगे, फिर भी यहाँ समझ लीजिए। ये वर्ग समतली होता है। आप 2 प्रकार से दर्शा सकते हैं। एक तो समतल में एक वर्ग बनाइए, इसके केंद्र में एक कील लगाइए, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। इस तरह से कुल 6 लिगेंड हैं और इनके सभी तल त्रिभुजाकार होते हैं। ऊपर और नीचे वर्ग के ऊपर और नीचे त्रिभुज बना दिए अपन ने। कितने? 4 त्रिभुज जुड़े रहेंगे। तो 4 फलक ऊपर रहेंगे और 4 फलक नीचे रहेंगे, तो अष्टफलकीय ज्यामिति हो जाएगी। चतुष्फलकी में आपको पता ही है, चतुष्फलक होता है, नीचे एक त्रिभुज रहता है और ऊपर 3 त्रिभुज होते हैं। तो नीचे का त्रिभुज 1 और 3 त्रिभुज ऊपर के 4 जो चतुष्फलक होते हैं, समचतुष्फलक। वर्ग समतली में ये बिल्कुल समतली होता है। त्रिकोणीय पिरामिडी में क्या होता है? आधार में एक त्रिभुज रहता है और इसके ऊपर 3 त्रिभुज होते हैं और शीर्ष पे एक लिगेंड होगा और 4 लिगेंड आधार के त्रिभुज के कोनों पे होंगे। और वर्ग पिरामिडी में क्या होगा? आधार का एक वर्ग होगा और इसके ऊपर 4 त्रिभुज होंगे और उसके शीर्ष पे एक अलग लिगेंड होते हैं, 5 लिगेंड होंगे, तो वर्ग पिरामिडी हो जाएगा। इस तरह से ये जो संरचना होती है, इसी को ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन या समन्वयक बहुफलक कहते हैं। अब है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है, उसको हम या तो कक्षा 11वीं में जैसे निकालते थे वैसे निकाल सकते हैं, या इसको यदि परिभाषित करना चाहें तो इस तरह कहेंगे इसको कि एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंडों को उनके इलेक्ट्रॉनों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश शेष बचेगा वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। यानी जब केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंड और उनके इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाएं तो केंद्रीय परमाणु पर जो शेष आवेश होगा वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा। इसको संकुल के नाम जब लिखते हैं तो धातु परमाणु के साथ कोष्टक में रोमन अंकों में इसको लिखा जाता है। जैसे कि हम K4 Fe6 का जब नाम लिखते हैं तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। यहाँ पर जो सेकंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कक्षा 11वीं में आपने निकालना सीखा होगा। यदि हम Fe की संख्या को अज्ञात मान के इसको x मान लें, आपको जो पता है पोटेशियम की संयुक्ता एक ही होती है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाता है। तो ये 4 × +1 + x प्लस साइनाइड आपको पता है ऋण 1 आवेश है इसका, तो ऋण 1 आवेश होगा। इसमें 6 है तो 6 × ऋण 1 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा x ऋण 2 = 0, x = 2। चूँकि अंत में जो पूरा संकुल है उदासीन है, इसलिए इसका टोटल 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। अब एक और बात है, ये होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं? होमोलैप्टिक, होमो का मतलब होता है एक जैसी, हेटेरो माने होता है अलग अलग। जब संकुल में केंद्रीय परमाणु से एक ही प्रकार के दाता परमाणु लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसे हम होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे CONH3 होल 6Cl3। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर केवल 6 है, इसको 6 लिगेंड एक से जुड़े हैं, एक से माने 6 अमोनिया परमाणु इसमें जुड़े हैं, अमोनिया अणु, तो ये होमोलैप्टिक कहलाएगा। जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं, तो उसको हेटेरोलैप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इसी का है ये CONH3 होल 4 और Cl2। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन फील्ड को देखें तो इसमें अमोनिया के 4 अणु हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, 2 आयन जुड़े हुए हैं, तो ये हेटेरोलैप्टिक संकुल हो गया। इस
तरह से ये हेटेरोलेप्टस सिंबल हो गया। और आई इस तरह की जो कुछ परिभाषाएं हो गई, ये परिभाषाएं आपको आगे अध्ययन में काम आएंगी, इनको अच्छे ध्यान से समझ लीजिएगा।